हेलो गाइस, मैं शार्दुल वाजपेयी गति लर्निंग पॉइंट के इस जीएस की पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है वो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री परिषद व प्रधानमंत्री, इन पर होने वाली है। आप यूपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो या आरओ की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, इन सारे एग्जाम्स में जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। तो आज जो हमारा टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री की। जैसा कि हमने अभी इसके पहले हमने पढ़ा अभी तक कि संविधान का भाग 5 पढ़ रहे थे, ठीक है। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति को पढ़ा, उपराष्ट्रपति को पढ़ा। इनको पढ़ने के बाद अब हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को पढ़ते हैं। जैसा कि जब हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे वहां पर हमने चीज पढ़ी, एक आर्टिकल पढ़ा था। आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में कहा गया था कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या? राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए, किसकी सहायता के लिए? राष्ट्रपति की। क्या सहायता के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद होगी और जिसका अध्यक्ष क्या होगा? प्रधानमंत्री। हमने इसको वहां पढ़ रखा था। आज हम उसके आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। आर्टिकल 75 जो है, 75 कहता है, ये यहाँ पर मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की बात कर दी गई थी 74 में। 75 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद आएगी कहाँ से, ये प्रधानमंत्री आएगा कहाँ से। इसके लिए कहा गया क्या कि प्रधानमंत्री पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा? नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे। और मंत्रियों की नियुक्ति और पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। बात यह है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करेगा। किसकी? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। यदि प्रधानमंत्री किसी को मंत्री बनाने के लिए सिफारिश राष्ट्रपति से करता है तो उसे एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। बात यहाँ पर थोड़ा सा और कर लें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब होगी तो राष्ट्रपति ऐसे किसको प्रधानमंत्री के लिए बुलाएगा? ऐसी स्थिति में बहुमत दल के नेता, जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। कहां पर? लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में। लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद ग्रहण के लिए आमंत्रित करेगा। यदि मान लीजिए किसी दल को बहुमत नहीं मिला, ऐसी स्थिति में उस गठबंधन दल को, यानी कि कई दल जब गठबंधन बनाते हैं, जिस गठबंधन दल के पास बहुमत होगा 50% से अधिक सदस्य संख्या लोकसभा में होगी, उस गठबंधन दल को बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। ये नियम है इसका। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की योग्यता, पीएम की योग्यता के विषय पर हमारा जो संविधान है वो मौन है। प्रधानमंत्री की योग्यता उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री वो बन सकता है जो संसद का सदस्य हो। क्या हो? संसद का सदस्य हो। और यदि पद ग्रहण करते समय वो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो पद ग्रहण करने की तिथि से 6 माह, कितना? 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना होगा, चाहे लोकसभा का अथवा राज्यसभा का, ठीक है। दोनों का बन सकता है, लोकसभा का भी बन सकता है और राज्यसभा का। किसी भी सदन का वो सदस्य 6 माह के भीतर बनेगा यदि वह संसद का सदस्य नहीं है। अदरवाइज संसद का सदस्य है तो उसे फिर कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, यदि उम्र की बात करें, आयु की बात करें, तो आयु के विषय पर स्पेसिफिक कोई नियम नहीं है कि प्रधानमंत्री की आयु, जैसे राष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति था, इनके लिए नियम था कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और हमारे संविधान में उसमें लिखा हुआ था। परंतु प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कहीं जिक्र नहीं है उसका। देखिए, सामान्य तौर पर व्यवहार में पाते हैं हम कि न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री की, जो न्यूनतम आयु कितनी न्यूनतम होती है वो होती है 25 वर्ष। क्यों? क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु है और राज्यसभा का 30 वर्ष है।
इसलिए किसी भी सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसी स्थिति में लोकसभा के सदस्य की जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, वही प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष समझ ली जाती है। सामान्य तौर पर जो प्रधानमंत्री होता है वह लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है, क्योंकि लोकसभा में लोकप्रिय सदन होता है और वह व्यक्ति चुनकर आता है, उसके अपने वोटरों को अपने सदस्यों को जितवा कर लाता है। ऐसी स्थिति में उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। परंतु कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा से हुए हैं। तो आइए हम समझते हैं कि राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री राज्यसभा से पहली जो प्रधानमंत्री बनी थी वो बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इस संसद की लोकसभा से भी बनी लेकिन राज्यसभा की भी सदस्य थी जब वे प्रधानमंत्री बनी थी पहली बार। दूसरे सदस्य थे इंद्र कुमार गुजराल, आई.के. गुजराल। एच.डी. देवेगौड़ा, हरदनहल्ली डोड्डेगौड़ा देवेगौड़ा। और चौथे जो सदस्य थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस तरह से अभी तक हमारे भारत देश में 4 लोग राज्यसभा से सदस्य होने के बाद भी प्रधानमंत्री बने। वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवेगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह। इतने लोग लोकसभा का सदस्य नहीं थे, राज्यसभा के सदस्य थे, वहां से ये प्रधानमंत्री बने हैं। अब हम थोड़ा सा यहीं पर और समझ लेते हैं विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा ये समझते हैं, नियुक्ति हमने समझी कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। मंत्री और प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बात करें जो पीएम होता है, क्या होता है, यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। और अगला पॉइंट, इसी में एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद यह सामूहिक रूप से, क्या सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, प्रति उत्तरदायी होती है। परंतु जो मंत्री या प्रधानमंत्री होते हैं यह व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। यानी कि मंत्रिपरिषद होती है यह सामूहिक रूप से कहाँ? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। परंतु जो मंत्री होंगे या प्रधानमंत्री होगा यह व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। और जैसे प्रधानमंत्री है और मंत्री हैं, ये पीएम और यह मिनिस्टर मंत्री किसको इस्तीफा देते हैं? राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत तौर पर चूंकि उत्तरदायी राष्ट्रपति के लिए हैं इसलिए इस्तीफा किसको देंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं, ठीक है, त्याग पत्र देते हैं। और जो सामूहिक मंत्रिमंडल को हटाने की बात आए कि सामूहिक मंत्रिमंडल को हटाया कैसे जा सकता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ प्रोविजंस हैं। क्या? अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। इसका मूल 75 आर्टिकल में छिपा हुआ है। स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में अविश्वास प्रस्ताव कहीं नहीं लिखा, परंतु ये आर्टिकल 75 से आया हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव लाया किसके द्वारा जाता है? ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा, ठीक है। कब लाया जाता है? जब विपक्ष को ये लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। क्या? बहुमत नहीं। कहां पर? लोकसभा में। यानी लोकसभा में बहुमत न होने पर, लोकसभा में सरकार के पास बहुमत न होने पर विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। और यदि ये अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना होगा, सरकार भंग हो जाएगी, खारिज हो जाएगी, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर जो सरकार है वह क्या हो जाएगा? सरकार गिर जाएगी। ऐसी स्थिति में कभी कभी क्या होता है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, हमारे पास संख्या तो है, हमारे पास बहुमत है, जितनी हमको सदस्य संख्या चाहिए उतनी सदस्य संख्या हमारे पास है। इस स्थिति से निपटने के लिए करती क्या है सरकारें कि विश्वास प्रस्ताव पारित करती है। विश्वास प्रस्ताव ये कौन लाता है? सरकार के द्वारा आता है, सरकार के द्वारा। कहाँ? लोकसभा में। कहाँ पर? लोकसभा में सरकारें अपना बहुमत दिखाने के लिए, अपना
बहुमत दिखाना चाहिए। ये लाती हैं और विश्वास प्रस्ताव पारित करवाती है। यदि विश्वास प्रस्ताव भी गिर जाए तो सरकार बहुमत में नहीं है, सरकार गिर जाएगी। लेकिन सरकार तभी विश्वास प्रस्ताव लाती है जब वो बहुमत में क्लियर मेजॉरिटी उनके पास होती है। और हमारे देश में लोकसभा की जो क्लियर मेजॉरिटी है, विश्वास कितना सदस्य संख्या चाहिए, 273। लोकसभा की सदस्य संख्या का 273 सदस्य यदि जिस संगठन समूह के पास है, जिस दल के पास है, उस सरकार की उस संगठन या समूह की या दल की सरकार होती है। ये हमने विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव को समझा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। नियुक्ति तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। शपथ कौन दिलाता है? शपथ, इनकी शपथ की बात की जाए तो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, ये किसकी शपथ लेते हैं? जैसे राष्ट्रपति था तो संविधान के संरक्षण की, परिरक्षण की, रक्षण की, ठीक है, उसकी शपथ लेते थे। तो मंत्री किसकी शपथ लेते हैं? प्रधानमंत्री किसकी शपथ लेता है? मंत्री और प्रधानमंत्री पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है, पद व गोपनीयता की शपथ इनके द्वारा लिया जाता है। ठीक है, और यदि किसी राष्ट्रपति किसी मंत्री को बर्खास्त भी कर सकता है, हटा भी सकता है। कौन? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी मंत्री को पद से हटा सकता है, बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है। तो इनके विभागों का बंटवारा की बात करें तो राष्ट्रपति विभागों का बंटवारा कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर क्या करते हैं? राष्ट्रपति ही मंत्रियों के बीच में उनके विभागों का बंटवारा करता है। ठीक है, इसके बाद अब हम जरा समझते हैं कि मंत्रिपरिषद हमारी कितनी संख्या हो सकती है। तो मंत्रिपरिषद कितनी संख्या में हो सकता है, कितने पद हो सकते हैं, इसके लिए एक प्रोविजन किया गया। हमारे संविधान में प्रोविजन है 51वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। इसके द्वारा कहा गया कि मंत्रिपरिषद में परिषद में अधिकतम संख्या कितनी? अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। और इसमें प्रधानमंत्री भी ऐड है। क्या? इन मंत्रिपरिषद की संख्या में प्रधानमंत्री सहित, पीएम सहित, ठीक है, प्रधानमंत्री भी सहित, यानी कि हमारे मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी हो सकती है? मंत्रिपरिषद की संख्या के विषय में 51वां संविधान संशोधन 2003 आया, जिसमें यह बताया गया कि हमारी जो मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या है वह कितनी हो सकती है? वह लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%, पीएम सहित, ठीक है, पीएम सहित 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, ये हमने किस संख्या के बारे में समझ लिया। इसके बाद अब हम समझते हैं मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो पहले मंत्रिपरिषद को समझते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद एक बहुत बड़ा शब्द है, जिसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है इनको जरा समझ लेते हैं। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री और उपमंत्री। राज्य मंत्री में 2 मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रिपरिषद के अंतर्गत बता रहे हैं। प्रधानमंत्री, ये आर्टिकल 75 में है। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री, एक राज्य मंत्री जो किसी अन्य मंत्री की सहायता में, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यानी कि राज्य मंत्री तो है लेकिन वो किसी कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए नहीं, अपना उसका स्वतंत्र विभाग है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री, हालांकि उपमंत्री का जो पद है ये अब चलन में नहीं है, वर्तमान मोदी सरकार में कोई उपमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार यही है। ठीक है, ये मंत्रिपरिषद है। अब बात करें मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल की बात करें,
मंत्रिमंडल हमारे मूल संविधान में नहीं था, बाद में शब्द ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मंत्रिमंडल क्या होता है कि जो मंत्रिपरिषद के कोर विभाग होते हैं, क्या कोर विभाग, कोर विभाग, ठीक है। कोर विभाग में कौन बनाता है? गृह मंत्री, ठीक है, गृह मंत्रालय होता है, रेलवे, रक्षा, वित्त, विदेश, ये जैसे महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, ये कैबिनेट मंत्रालय कहलाते हैं, और इनके जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। और कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह होता है वो मंत्रिमंडल होता है। क्या? कैबिनेट मंत्रियों का समूह, कैबिनेट मंत्रियों का समूह मंत्रिमंडल कहलाता है, मंत्रिमंडल, ठीक है ना। जो कोर विभाग होते हैं, जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, उन विभागों के मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। जैसे गृह मंत्री, रेलवे मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, ये सारे महत्वपूर्ण जो विभाग हैं उनके विभाग, कोर विभागों के जो मंत्री होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। और कैबिनेट मंत्री का जो मंत्रियों का जो समूह होता है उसे मंत्रिमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल कहा जाता है, ठीक। इसके बाद अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आइए हम आते हैं उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं है, ठीक है, कोई पद नहीं है, इसका कोई जिक्र नहीं है, संवैधानिक पद नहीं है ये। जैसे प्रधानमंत्री का जिक्र है लेकिन उप प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं है। हालांकि बाद में इसे एज अ कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्रियों में कुछ विशेषता देने के लिए उप प्रधानमंत्री पद का सृजन कर दिया गया कि जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे थोड़ा सा सीनियर है। हालांकि उसके कार्य, व्यापार, व्यवहार सारे समान है, अधिकार समान है, परंतु कुछ वरीयता के लिए, कुछ दिखाने के लिए, राजनीतिक क्या कह सकते हैं, मान्यता के लिए ये पद सृजित किया गया। तो भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे, पहले डिप्टी पीएम, वो सरदार पटेल। कौन? सरदार पटेल। और अंतिम डिप्टी पीएम ये लाल कृष्ण आडवाणी थे। कृष्ण आडवाणी, ठीक है। डिप्टी पीएम को भी हमने समझा। अब हम समझते हैं मंत्रियों के अधिकार। आर्टिकल 88 मंत्रियों के अधिकारों की बात बताई गई है। क्या? कि मंत्रियों को किसी सदन की कार्रवाई में भाग लेने, कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। ठीक है, किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो तो राज्यसभा में जाकर बोल सकता है, वहां की कार्रवाई में भाग ले सकता है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा में आकर, मंत्री यदि लोकसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में जा सकता है, राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा में आकर कार्रवाई में भाग ले सकता है। यदि संयुक्त सदन बनाया जाएगा आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त सदन, इसमें भी भाग लेने का, बोलने का अधिकार होता है। ठीक है, परंतु बात जब आए कि यदि किसी सदन में मतदान हो रहा हो तो मतदान के दौरान मंत्री तभी भाग ले सकता है जब वह उस सदन का सदस्य हो। ठीक है, या इसको इस तरह कह सकते हैं कि जिस सदन का सदस्य होगा मंत्री उसी सदन के मतदान में भाग लेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम पीएम के दायित्वों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री के दायित्व आर्टिकल 78 में पीएम के दायित्वों के बारे में बताया गया है। पीएम का पहला दायित्व है कि मंत्रिपरिषद का क्या करना, नेतृत्व करना। ठीक है, दूसरी चीज है कि वह मंत्रिमंडल के निर्णयों की, ठीक है, मंत्रिपरिषद के या मंत्रिमंडल के निर्णयों से इसको राष्ट्रपति को अवगत करना है, यानी उसको सूचनाएं दे। कब? जब किसी मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय ले लिया हो, मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय ले लिया हो तो राष्ट्रपति को सूचना दे। यदि राष्ट्रपति किसी मंत्री की सूचना मांगे तो सूचना दे। यानी कि प्रधानमंत्री का कार्य है मंत्रिमंडल के निर्णयों को राष्ट्रपति के सम्मुख रखना। ठीक है, ये हमने पीएम के कार्य एवं दायित्वों को समझ लिया है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको आज हम घटना चक्र की किताब के माध्यम से थोड़ा सा 5 मिनट देखेंगे।
ये हमने लगभग जो आपके पीसीएस में आए हुए प्रश्न हैं उनको भी हमने इस सीरीज में कवर किया है। जैसे अभी हमने पढ़ाया कि उप प्रधानमंत्री का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यूपी पीसीएस में आया वो प्रश्न है। आमतौर पर प्रधानमंत्री किसका सदस्य होता है? लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है, कैबिनेट में शामिल होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। एमपी पीसीएस का क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री का मुख्य होता है, केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है, किसके दायित्वों का प्रावधान है? प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है। ये प्रश्न मैंने करवाया हुआ है, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको हमने कवर कर लिया हुआ है। जल्द ही घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, उसकी जो प्रश्नों की सीरीज है उसे भी पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लोगों के बीच प्रारंभ कर दी जाएगी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।